हेलो दोस्तों, आज जो है हम पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे। इकोलॉजी क्या होती है। आपको जो है इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इकोलॉजी और इकोसिस्टम आपको जितना अच्छे से समझ में आएगा उतना ही आसानी से आपको पर्यावरण समझ में आएगा और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही आसान तरीके से आपको इसको समझाऊं। आप जो है बस अपना ध्यान बनाए रखिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इकोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है हमारा इको और दूसरा है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है, अध्ययन। इको की बात करें तो इको का यहां पे मतलब है इको सिस्टम से, ठीक है। और इकोसिस्टम किसको कहते हैं हम, इसको हिंदी में कहते हैं हम पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। तो इकोसिस्टम का अध्ययन जो है इकोलॉजी कहलाता है। थोड़ा सा यहाँ पे हम इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। इकोसिस्टम क्या होता है, तो इसको समझने से पहले इसको फिर से हम दो पार्ट में कर लेते हैं। तंत्र सिस्टम क्या होता है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो इकोसिस्टम क्या होता है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सिस्टम के बारे में आपने बहुत सारे सिस्टम सुने होंगे, जैसे एजुकेशन सिस्टम है, जैसे हमारी बॉडीज खुद एक सिस्टम है, हमारी बॉडी के अंदर कई सिस्टम है, जैसे पाचन तंत्र है, ठीक है, उसके बाद श्वसन तंत्र है। ऐसी जो है कई सारे सिस्टम जो है हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन हमें जो है सिस्टम को समझना है कि सिस्टम क्या होता है। तो जैसे पाचन तंत्र हो या फिर श्वसन तंत्र हो या फिर कोई सा भी आप लोग एजुकेशन सिस्टम हो, उन सभी में तंत्र में दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो उसमें कुछ अवयव होते हैं, अवयव का मतलब हो गया एलिमेंट्स, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ये कह सकते हो कुछ तत्व होते हैं, और वो एलिमेंट्स क्या करते हैं आपस में एक दूसरे से निश्चित रिलेशन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इनमें आपस में क्या होता है, एक निश्चित रिलेशन होता है, सर्टेन रिलेशन, निश्चित संबंध के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप आग के पास अगर अपना हाथ ले जाओगे, ठीक है, तो क्या होता है अगर हाथ जलने लगता है तो हमारी जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो ब्रेन को कमांड देती हैं, तो ब्रेन जो है हाथ को जो है तुरंत जो है कमांड देता है कि वहां से अपना हाथ हटाने के लिए। तो ये क्या है, हमारे जो माइंड है वो हाथ से कहीं ना कहीं से जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें जो है आपस में एक निश्चित संबंध है। ऐसे ही हम जो है खाना खाते हैं तो मुंह से ही खाने का पाचन शुरू हो जाता है, उसके बाद वो हमारे पेट में जाएगा, ठीक है, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, और उसके बाद एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये सारे ही जितने भी पार्ट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से एक निश्चित संबंध के द्वारा जुड़े हैं और आपस में मिलकर जो है एक निश्चित कार्य को करते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज हमें समझ में आई कि सिस्टम में जो ये अवयव हैं, जो तत्व हैं, मिलकर निश्चित कार्य को संपादित करते हैं, संपादित करते हैं, कह सकते हो संपन्न करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम में दो चीज हैं, एक तो अवयव होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ एक निश्चित संबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। और दूसरा वो आपस में मिलकर एक निश्चित कार्य को संपादित करते हैं, ठीक है, एक कोई फिक्स काम को जो है वो करते हैं। जैसे हमने बताया मुंह हो गया, पेट हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत और एनस आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो तंत्र हमें समझ में आ गया क्या है। तंत्र में हमें मेन चीज मिली अवयव, ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं। अगर यही एलिमेंट्स किसके हैं, पारिस्थितिकी के हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट्स के हैं,
तो हम इसको क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कह देते हैं, ठीक है। इसी को हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, ठीक है। अर्थात अगर तंत्र के एलिमेंट्स पारिस्थितिकी के हैं, ठीक है, एनवायरमेंट के हैं, तो हम ऐसे सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं। तो इसी इकोसिस्टम का अध्ययन जो है हमारा इकोलॉजी होता है। आपको दोनों बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब हम इकोलॉजी में किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो याद रखना हमें दो चीजों की स्टडी करनी होती है। पहली, एक तो अवयवों के बीच में जो निश्चित संबंध है, तो अवयवों के बीच निश्चित संबंध का, ठीक है, उनके बीच में किस प्रकार का संबंध है, ठीक है, वो निश्चित संबंध क्या है उसका अध्ययन। और दूसरा, अवयवों का पर्यावरण के साथ अध्ययन, पर्यावरण के साथ संबंध, पर्यावरण के साथ संबंध। इन दो चीज को जो है हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इकोलॉजी क्या है, इको और लॉजी से मिलकर बना है। लॉजी का मतलब है स्टडी और इको का मतलब होता है इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम को फिर से हमने दो पार्ट में तोड़ा, इको प्लस सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम क्या होता है, हमने देखा कि किसी भी सिस्टम में कुछ तत्व होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से निश्चित संबंध के द्वारा जुड़े होते हैं और मिलकर किसी निश्चित कार्य को संपादित करते हैं। अगर ये तत्व किसके हैं, पारिस्थितिकी के हैं, एनवायरमेंट्स के हैं, तो हम इसको इकोसिस्टम नाम देते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि इकोलॉजी में हम किस चीज की स्टडी करते हैं। एक तो अवयवों के बीच में जो ये निश्चित संबंध हमें बताया जा रहा है, इसका अध्ययन किया जाता है। और दूसरा, अवयवों का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, उसका अध्ययन हम जो है इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसी आधार पर इकोलॉजी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वो दो पार्ट्स कौन से हैं, एक को हम नाम देते हैं स्व पारिस्थितिकी और दूसरे को हम नाम देते हैं समुदाय पारिस्थितिकी। ठीक है, स्व पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी। तो स्व पारिस्थितिकी क्या होता है, स्व पारिस्थितिकी का मतलब है यहाँ पे स्वयं से मतलब है, और स्वयं का मतलब होता है सिंगल पर्सन से, ठीक है। अर्थात जब जो है हम किसी निश्चित स्थान पर किसी एक व्यक्तिगत पौधे, जंतु या फिर इंडिविजुअल स्पीसीज, उसकी जो है जाति या प्रजाति का अध्ययन करते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्व पारिस्थितिकी कहते हैं। अर्थात स्व पारिस्थितिकी में हम किसी निश्चित स्थान पर व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल्स, प्लांट्स, एनिमल्स या स्पीसीज का स्टडी करते हैं, और साथ ही साथ उनका पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, इस चीज का अध्ययन हमारा स्व पारिस्थितिकी कहलाता है। उसके बाद बात करें समुदाय पारिस्थितिकी की, तो किसी एक निश्चित स्थान पर जंतु और पौधों की सभी प्रजातियों से मिलकर बना समुदाय, उनकी रचना तथा व्यवहार का अध्ययन, उनकी रचना तथा व्यवहार का अध्ययन प्लस उनका पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, इसका अध्ययन हम समुदाय पारिस्थितिकी में करते हैं।
तो आपको दोनों ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। स्वयं पारिस्थितिकी क्या होता है, किसी एक निश्चित स्थान पर व्यक्तिगत पौधे, इंडिविजुअल प्लांट्स, एनिमल्स और स्पीसीज का अध्ययन, साथ ही साथ उनका पर्यावरण के साथ अध्ययन। समुदाय पारिस्थितिकी में जंतु, पौधे और उनकी सभी प्रजातियों से मिलकर बना एक कम्युनिटी का तथा उनकी रचना, उनके बिहेवियर का अध्ययन, साथ ही साथ उनका पर्यावरण के साथ क्या अध्ययन है उसको हम समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत देखते हैं। तो आपको जो है पारिस्थितिकी की ये बातें जो है आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और एक चीज और याद रखना कि पारिस्थितिक शब्द को परिभाषित करने का जो श्रेय है वो अर्नस्ट हेकेल को जाता है। पारिस्थितिक शब्द को परिभाषित करने का श्रेय सर्वप्रथम अर्नस्ट हेकेल को जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र के घटकों के बारे में, ठीक है। तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको आपको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। आप जो इसके बाद नोट कर लीजिए। तो अब जो है हम पारिस्थितिकी के कारकों पे बात करेंगे कि कौन कौन से इसके जो है फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। तो आपको समझना होगा, सॉरी यहाँ पे कारक, ठीक है। आपको समझना होगा कि जितने भी जीवधारी होते हैं वो अपने आसपास के वातावरण में विकास करते हैं, ठीक है, और वहां से भोजन, ऊर्जा आदि का प्रबंध करते हैं। हमारे चारों ओर जो इन्वायरमेंट है उसमें पाए जाने वाले वे सभी कारक जो किसी जीव को प्रभावित करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, पारिस्थितिकी कारक कहलाते हैं। इनको जो है हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे हम देख सकते हैं जलवायु भी कारक, मतलब क्लाइमेट, उसके बाद स्थलाकृति कारक, स्थलाकृतिक कारक, थर्ड है मृदीय कारक, सोइल फैक्टर्स, और फोर्थ है जैवीय कारक, बायोटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ठीक है। तो ये जो है हमारे 4 फैक्टर्स हैं जो किसी जीवधारी को प्रभावित करते हैं। इसमें हम किस किस को लेते हैं, तो जलवायु कारक में हम अध्ययन करते हैं प्रकाश का, लाइट, तापमान, टेम्परेचर्स, वर्षा, ठीक है, वर्षा, इसके अलावा वहां की वायु, इनका जो है हम अध्ययन करते हैं किसमें, जल। ये जो है सारे जलवायु भी कारक है जो किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं और जिससे जो है वहां का जो सजीव है वो भी जो है उससे प्रभावित होता है। इसके बाद स्थलाकृतिक कारक में हम बात करें तो इसमें जो है हम किसी स्थान की ऊंचाई, वहां का ढलान, और एक होता है खुलाव। खुलाव का मतलब है कि वो जगह कितनी ओपन है या कितनी क्लोज्ड है। उसके बाद मृदीय कारक की अगर हम बात करें तो इसमें जो है हम बात करते हैं सबसे पहले मृदा जल, उसके बाद मृदा खनिज, मृदा वायु, सॉइल एयर, मृदा लवण, उसके बाद मृदा जीव, ठीक है। ऐसे कई सारे कारक हैं जो हम मृदीय कारक में देखते हैं। इसमें हम सॉइल का फॉर्मेशन, उसके बाद उसमें हम देखेंगे उसकी प्रोफाइल्स, ठीक है, ये सारे जो है मृदीय कारक के अंतर्गत आते हैं। जैवीय कारक की बात करें तो इसमें हम ले लेते हैं जीवाणु, विषाणु, कवक, सूक्ष्म जीव,
ठीक है। ऐसे जो है ये सभी जो है जैवीय कारक के अंतर्गत हम जो है इनका अध्ययन करते हैं। तो हमें समझ में आ गया पारिस्थितिक कारक क्या होते हैं, कि जो हमारे एनवायरमेंट्स में पाए जाने वाले वो फैक्टर्स जो हमें प्रभावित करते हैं वो सभी जो है पारिस्थितिक कारक कहलाते हैं। इनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है जलवायु कारक, दूसरा स्थलाकृतिक कारक, लैंड फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, उसके बाद सॉइल फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है। जलवायु कारक में हमने प्रकाश देखा, तापमान, वर्षा, वायु, जल, ये सभी जो है किसी जगह की क्लाइमेट को डिपेंड करते हैं। उसके बाद स्थलाकृतिक कारक में उस स्थल की ऊंचाई, उसका ढलान कैसा है, वहां पे खुलाव है कि नहीं है। उसके बाद मृदीय कारक में मृदा जल, मृदा खनिज, मृदा वायु, मृदा लवण, मृदा जीव, और जैवीय कारक में जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीव, कवक। ठीक है। ये जो है इन सबको जो है हम इसमें शामिल करते हैं। तो ये 4 तरह के जो फैक्टर हैं इनका जो है हम अध्ययन करेंगे, जो भी हमारे महत्वपूर्ण हैं उनको हम जो है डिटेल से देखेंगे। तो इसको जो है आप नोट करिए, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे जलवायु कारक पे। इसमें भी जो हमारा पहला है वो है प्रकाश, लाइट। ठीक है। तो आपको पता है कि इस पृथ्वी पर प्रकाश का जो एकमात्र सोर्स है वो है हमारा सन। ठीक है। तो लाइट का जो सोर्स है वो है सूर्य। ठीक है। इस सूर्य से ही पूरा जो हमारी अर्थ है वो चल रही है। जितने भी इकोसिस्टम हैं उन सबके लिए एनर्जी का, ये लाइट का जो सोर्स है वो हमारा सन है। आप नाम जानते होंगे जो उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर। ठीक है। जिसमें हम लेते हैं किसको, हरे पेड़ पौधे। ठीक है। ये क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक क्रिया करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फोटोसिंथेसिस की अपनी प्रोसेस करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद उस भोजन से जो है ये जो है स्टोर करते हैं, हम पेड़ पौधों खाते हैं, फिर वो हमारा जो है भोजन बन जाते हैं। इस तरीके से जो है कई चेन जो है चलती जाती हैं। तो सबसे पहले जो लाइट थी इसको जो है ये चेंज कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। ठीक है। किसके माध्यम से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से। फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो इसमें 2 चीजों की जरूरत है। एक तो हमें चाहिए CO2 और एक चाहिए H2O। यहां पे प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रकाश। ठीक है। उसके बाद क्लोरोफिल। ठीक है। क्लोरोफिल। उसके बाद बनता क्या है, C6H12O6 प्लस O2, ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है। आपको पता है कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उस समय जो है क्या होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसको हम इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, पौधों का भोजन। ठीक है। तो अब हम बात करें कि जो प्रकाश संश्लेषण है इसमें जो है जो ऑक्सीजन बनी है इसका निर्माण CO2 के O2 से हुआ है या फिर ऑक्सीजन इसमें पानी के उससे हुआ है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का निर्माण हुआ है वो जो है पानी से हुआ है। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है। इसके बाद हम बात करें तो जो लाइट होती है लाइट में 7 कलर होते हैं। आपको पता है 7 रंग होते हैं। इन 7 रंग में 2 रंग, एक तो हमारा है लाल और दूसरा है नीला रंग। ठीक है। ये दोनों जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होते हैं। इसमें भी सबसे अधिक नीला कलर मैक्सिमम। ठीक है। तो आपको ये पॉइंट भी जो है
याद रखना है। इसके बाद हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है, एक शब्द आप सुनोगे जिसको हम कहते हैं पार। ठीक है, इस पार को याद रखना। पार क्या होता है? तो पार होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटो एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इसको हम जो है पार कहते हैं। पार है क्या वास्तव में? तो सूर्य से जो विकिरण आता है उसका केवल 50% पार्ट ही जो है फोटोसिंथेसिस के लिए सहायक होता है, जिसमें जो है 400 से 700 nm तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ का जो प्रकाश है वही जो है प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, और ये जो है पूरे का 50% होता है। ठीक है, इसका भी 2 से 10% ही पौधे जो है फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। आपको याद रखना है। ठीक है, तो पार जो है कहां से कहां तक होता है? 400 से लेकर 700 nm तरंग दैर्ध्य तक। ठीक है, वेवलेंथ। आपको जो है इस चीज को अच्छे से समझना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस की जो रेट है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है, और दूसरा जो है फोटोसिंथेसिस तापमान पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो आपको याद रखना है, तापमान के बढ़ने से फोटोसिंथेसिस की रेट भी बढ़ती है। हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे फोटोसिंथेसिस का रेट दुगना हो जाता है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो है 2 गुना हो जाता है। ठीक है, और 30 से 35 डिग्री पे ये जो है मैक्सिमम होता है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो है मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इस प्रकाश को लेके, तो आपको जो है 2 तरह के पौधे याद होंगे। मैं इसको जो है रफ कर दे रहा हूं, आप जो है इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद जो मैं इसको रफ कर दूंगा, फिर आगे बताता हूं। ठीक है, तो ये जो है मैंने फोटोसिंथेसिस बता रहा था, तो आप जो इसको नोट करिए तब तक। अब हम बात करेंगे कि प्रकाश का पौधों की गति पर प्रभाव। ठीक है, प्रकाश का पौधों की गति पर प्रभाव। सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि पौधों में एक वृद्धि हार्मोन्स पाया जाता है। वृद्धि हार्मोन्स पाया जाता है जिसको हम ऑक्सीन कहते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीन हार्मोन्स जो है पौधों में वृद्धि के लिए सहायक होता है, और ये जो है प्रकाश की प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में इसका सिक्रेशन नहीं होता है। ठीक है, अर्थात पौधे जो गति करते हैं वो प्रेजेंस, प्रकाश की अब्सेंस में ही करते हैं, प्रेजेंस में उनमें गति नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश जो है पौधों में वृद्धि करने वाले हार्मोन्स ऑक्सीन के सिक्रेशन को रोक देता है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो पौधों में 2 प्रकार की गति पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट्स। फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट, ठीक है, या हम कहते हैं इसको प्रकाशानुवर्तन गति। ये जो है 2 तरह की होती है, एक होती है धनात्मक और एक होती है ऋणात्मक। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट्स और निगेटिव फोटोट्रोपिज्म मूवमेंट्स। ठीक है, पॉजिटिव जो है ये तनों में देखने को मिलता है, जबकि जो निगेटिव है ये जड़ में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि पौधा प्रकाश की
दिशा में गति करता है, दिशा में गति करता है। ठीक है, तो निदर्शक प्रकाश आरक तना जो है उस और ऊपर को जो है बढ़ता है और यहां पर पौधा प्रकाश के विपरीत गति करता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, जब पौधा प्रकाश के विपरीत गति करता है उसको कहते हैं निगेटिव फोटोट्रोपिज्म, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति। और जब प्रकाश की और गति करता है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव प्रकाशानुवर्तन गति। ठीक है, या फिर कह सकते हो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन गति। अब जो है आगे बात करें तो आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस में हमने एक चीज देखा था क्लोरोफिल, तो इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व सहायक होता है। तो याद रखना जो हमारा आंसर है वो है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, इसके बाद अब जो है हम बात करते हैं तापमान की। जो हमारा दूसरा फैक्टर है वो है हमारा तापमान। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज और समझ लो कि जो पौधे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के आधार पर हम पौधों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं प्रकाश प्रिय पौधे, प्रकाश प्रिय पौधे, और दूसरे को हम कहते हैं छाया प्रिय पौधे। ठीक है, प्रकाश प्रिय पौधे कौन से होते हैं? इनको हम कहते हैं हेलियोफिलस और इनको कहते हैं हम हेलियोफोबस। ठीक है, प्रकाश प्रिय पौधे कौन से होते हैं? जिनको अधिक प्रकाश की आवश्यकता है, अधिक प्रकाश की जरूरत है। एग्जाम्पल्स के तौर पे हम ले सकते हैं सूरजमुखी। ठीक है, दूसरा जिनको कम प्रकाश की आवश्यकता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं जैसे है अदरक, पाइसिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा पहला क्लाइमेटिक फैक्टर था लाइट, वो हमारा खत्म हो गया है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा हमारा फैक्टर है वो है तापमान, टेम्परेचर। तो आपको भी पता है कि जो तापमान है उसका सोर्स भी कौन है? हमारे यहाँ पे सन है। ठीक है, उसी सन से जो हमें तापमान भी प्राप्त होता है। और इसके आधार पर कैंडेल महोदय ने वनस्पतियों को 4 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, जो वनस्पति हैं उनको जो है 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपको इससे पहले एक चीज समझनी होगी कि ये हमारी पृथ्वी है और बीच में एक रेखा है जिसको हम कहते हैं क्या? इक्वेटर, भूमध्य रेखा। उसके बाद यहां पे आपको मिलेगी कर्क रेखा, नीचे है मकर रेखा, और इसके बीच में क्या होता है? सन हमारा रोटेट करता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल। ठीक है, इसके ऊपर जहां पे ठंडी कम होती है लेकिन गर्मी ज्यादा होती है, इसको हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध, सब ट्रॉपिकल। ठीक है, इसके बाद हमको मिलता है शीतोष्ण कटिबंध, जहां पे ठंड ज्यादा होती है। ठीक है, जहां पे ठंड ज्यादा है और गर्मी कम है, इसको कहते हैं हम टेम्परेट जोन। और इसके ऊपर जो ध्रुवों पे हमें यहां मिलता है शीत कटिबंध, इसको हम कहते हैं फ्रीजिड जोन। इसको हम कहते हैं फ्रीजिड जोन, शीत कटिबंध।
तो ये जो है हमारा टेम्परेचर का विभाजन है कि बीच में 23.5 तक जो है हमें मिलता है उष्ण कटिबंध, उसके बाद 23.5 से लगभग 45 के आसपास तक उपोष्ण कटिबंध जहां पे गर्मी अधिक ठंड कम, उसके बाद 66 तक हमको शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन देखने को मिलता है जहां पे ठंडी ज्यादा गर्मी कम, और उसके बाद जो है हमें ध्रुवों पर जो है फ्रिजिड जोन शीत कटिबंध देखने को मिलता है। तो ये जो है टेम्परेचर का डिवीजन है, सबसे अधिक टेम्परेचर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उसके बाद सबसे कम। तो इसी आधार पर कैंडल महोदय ने जो हमारे 4 जोन हैं इन्हीं के आधार पर जो है वनस्पतियों को भी जो है 4 भागों में बांट दिया। ऐसी वनस्पति जो बहुत अधिक टेम्परेचर जिनके लिए चाहिए, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, ठीक है। तो ये 4 जो है जोन है, मैंने आपको बता दिया, आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं कौन कौन से हैं, सबसे पहले मेगा थर्मल, उसके बाद मेसोथर्मल, ठीक है। मेगा थर्मल कौन सी होंगी, जहां पे जिनको बहुत अधिक तापमान की जरूरत है, उसके बाद मेसोथर्मल उससे कम तापमान, उसके बाद है माइक्रोथर्मल, माइक्रोथर्मल, और लास्ट है हेकिस्टोथर्मल, ठीक है। तो ये जो है मेगा थर्मल अधिक तापमान, तो ये किस क्षेत्र में मिलेंगी, तो इनका क्षेत्र आपको पता है उष्ण कटिबंध, इसी को हम कहते हैं ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल क्षेत्र में जो भी वेजिटेशन होती है उसको हम मेगा थर्मल कहते हैं। मेसोथर्मल में क्या होगा, कम तापमान, ठीक है, और ये कौन सा जोन में होंगी, सब ट्रॉपिकल, इस क्षेत्र में जो पाई जाएंगी उनको हम कहेंगे मेसोथर्मल। उसके बाद यहां पे भी लेस टेम्परेचर, यहां पे ये जो जोन है हमारा इसको हम कहेंगे टेम्परेट जोन, यहां पे जो वेजिटेशन पाई जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद है हेकिस्टोथर्मल, एकदम लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, और ये पाई जाएंगी फ्रीजिड जोन में, ठीक है, शीत कटिबंध में। ये उपोष्ण, ये शीतोष्ण, और ये शीत कटिबंध, ठीक है। ये 4 जोन हैं, इनके हिसाब से जो है वेजिटेशन को 4 भागों में डिवाइड कर दिया कैंडल महोदय ने, मेगा थर्मल, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल, हेकिस्टोथर्मल। जो वेजिटेशन उष्ण कटिबंध में पाई जा रही हैं, ठीक है, अर्थात इस क्षेत्र में, ये तो हो गई मेगा थर्मल। इसके बाद इससे ऊपर जहां पे गर्मी अधिक है ठंडी कम है, यहां पे पाई जाएंगी ये। उसके बाद इससे ऊपर जहां पे शीतोष्ण कटिबंध है, यहां पे मिलेंगी हमको ये, जहां पे ठंडी अधिक है गर्मी कम है, और जो एकदम शीत जोन है वहां पे मिलती है हमारी हेकिस्टोथर्मल, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, इसको भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वेजिटेशन को 4 भागों में बांट दिया। इसी तरीके से तापमान के आधार पर जीवों को भी 2 भागों में बांटा गया है, इसको रख कर दे रहा हूं। जो जीव हैं उनको भी 4 भाग में बांटा गया है। किस किस में, एक को कहा हमने यूरी थर्मल, ठीक है। यूरी थर्मल कौन से जीव होते हैं, ऐसे जीव जो बहुत अधिक तापमान को भी सह लेते हैं और बहुत कम तापमान में भी रह लेते हैं, ठीक है, अर्थात जिनका टेम्परेचर रेंज क्या होती है, अधिक होती है। जो तापमान परास है वो बहुत अधिक है, तो उनको कहते हैं हम यूरी थर्मल। इसके बाद है स्टेनोथर्मल,
स्टेनो थर्मल, ऐसे जीव जिनका टेम्परेचर रेंज क्या है, कम होती है, मतलब वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं सह सकते और बहुत कम भी नहीं सह सकते, मतलब बहुत ही लिमिटेड टेम्परेचर में ही वो जीवित रह सकते हैं, इसलिए उनको जो है उनको कहते हैं स्टेनोथर्मल। इसके बाद जो तीसरे हैं वो है एक्टोथर्मल, एक्टोथर्मल, और जो हमारे फोर्थ हैं वो है होमियोथर्मल, होमियोथर्मल। ठीक है, तो ये चार हो गए हमारे यूरीथर्मल, ठीक है, यूरीथर्मल, स्टेनोथर्मल, एक्टोथर्मल और होमियोथर्मल। जो एक्टोथर्मल है उनको हम पोइकिलोथर्मल भी कहते हैं, याद रखना नाम, पोइकिलोथर्मल के नाम से भी इनको जो है जाना जाता है। और ये जो है कैसे होते हैं कि ऐसे जीव जो ठंडे रक्त वाले होते हैं, कोल्ड ब्लड एनिमल्स को जो है इसमें जो है रखा जाता है। ऐसे जीव जो ठंडे रक्त वाले होते हैं उनको हम एक्टोथर्मल या फिर पोइकिलोथर्मल कहते हैं। और ये जो है कौन से हैं, वार्म ब्लड एनिमल, ठीक है, उनको हम कहते हैं होमियोथर्मल। और इनको एक नाम और दिया गया है, इन्हीं को हम इंडोथर्मल भी कहते हैं, इंडोथर्मल। ठीक है, तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा कि जीव को भी चार पार्ट में डिवाइड किया है। यूरीथर्मल, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि यूरीथर्मल किन्हें कहते हैं, जहां टेम्परेचर रेंज अधिक होती है जिन जीवों की। उसके बाद स्टेनोथर्मल, जहां टेम्परेचर रेंज जिन जीवों की कम होती है, मतलब एक लिमिटेड टेम्परेचर रेंज में रह सकते हैं। एक्टोथर्मल या पोइकिलोथर्मल, कोल्ड ब्लड एनिमल्स जो होते हैं। और होमियोथर्मल या एंडोथर्मल, जो वार्म ब्लड एनिमल्स होते हैं उनकी बात कर रहा है। जो कोल्ड ब्लड एनिमल होते हैं उसमें दो गुण पाए जाते हैं, इसको कहते हैं शीत निद्रा। ठीक है, शीत निद्रा। और दूसरा जो है, पहला होता है शीत निद्रा। शीत निद्रा का मतलब होता है कि जब टेम्परेचर कम होता है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम होता है, बाहर का टेम्परेचर कम होता है, तो ये उसके साथ सामंजस्य नहीं बना पाते हैं। और ये जो है ये खुद ही जो है कोल्ड ब्लड एनिमल्स हैं, तो ये जो है आपको दिखाई नहीं देंगे। जैसे इसमें आप देखोगे मछली, ठीक है, छिपकली, मेंढक, ठीक है, जितने भी उभयचर होते हैं वो भी जो है इसमें शामिल होते हैं। और दूसरा गुण पाया जाता है इनमें शिथिलता। ठीक है, ये जो है कई लंबे समय तक दिखाई नहीं देते, इसलिए कहते हैं कि ये शीत का मतलब होता है ठंड, ठंडे समय में ये निद्रा में चले गए हैं, सो गए हैं। जैसे सांप आपको दिखाई नहीं देते हैं ठंड में। ठीक है, तो इनको शीत निद्रा कहते हैं। उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ये भी क्या होता है कि अपने अंदर जो है इनको श्वसन करते हैं, उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, फिर ये बाहर निकलते हैं, थोड़ा जो है एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इनमें दो गुण पाए जाते हैं, शीत निद्रा और शिथिलता। और जो होमियोथर्मल या इंडोथर्मल होते हैं, वार्म ब्लड एनिमल हैं, ये जैसे इसमें जो है हम लोग भी शामिल होते हैं, मनुष्य इसमें शामिल है। तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, मनुष्य टेम्परेचर बदलने पे ये क्या करते हैं, उसके साथ जो है सामंजस्य बैठा लेते हैं और नॉर्मली जो है उसमें सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो है मैंने तापमान के आधार पे जीवों का और जो वनस्पति है उनका डिवीजन बता दिया है। इसके बाद तापमान के बाद हम बात करेंगे जो हमारा जल है। ठीक है, आप जो है इसको नोट करिए, इसके बाद जो है हम आगे बात करते हैं। अब जो है हम अपने जलवायु कारक में अगला देखते हैं। हमारा जो अगला कारक है वो है जल। ठीक है, तो जल के बारे में एक दो पॉइंट आपको जो है याद रखने हैं। जैसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व मैक्सिमम होता है। इसी वजह से ठंडियों में बड़े समुद्रों में जो मछलियां हैं वो जल के अंदर ऊपर जो है जल क्या होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम
डेंस हो जाता है और नीचे का जो जल है उसको उसकी हीट जो है बाहर नहीं निकलने देता और बाहर वाली ठंड जो है अंदर नहीं जाने देता। इस वजह से जो अंदर का जल है वो जम नहीं पाता और मछलियां जो है जीवित रहती हैं। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, आपने नाम सुना होगा, जल ही जीवन है, बहुत बार ये सुना है। ठीक है, तो कैसे है, आपने जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखी, उसमें जो है हमें दो चीज पता चली कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन का निर्माण होता है वो भी जल से होता है और यही ऑक्सीजन जो है हमारे श्वास लेने के लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरा, जो कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज का निर्माण होता है उसमें भी ये जो जल है वो महत्वपूर्ण रोल निभाता है, जो हमारे भोजन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोनों के ही निर्माण में जल का महत्वपूर्ण योगदान है, जो एक हमारे लिए सांस लेने के लिए और एक भोजन का प्रबंध करते हैं। इसी कारण से जल को हम जीवन का नाम देते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें तो जल चक्र के अंतर्गत 3 घटनाएं होती हैं। जल चक्र में अगर हम बात करें तो 3 घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी? एक है, पहली है बाष्पन, वेपोराइजेशन। दूसरी है संघनन और थर्ड है वर्षण। ठीक है, ये तीनों चीजों का आपने नाम सुना होगा। वेपोराइजेशन, भाप बन के उसका ऊपर उड़ जाना। संघनन, कंडेंसेशन, ऊपर जाके जो है वो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं, कंडेंस होते हैं और उसके बाद जो है वर्षा के रूप में जो है नीचे आते हैं। तो ये 3 जो है महत्वपूर्ण है जल चक्र के अंतर्गत। अब हम समझते हैं, आपने जो है 2 चीजें आप जानते हो बहुत अच्छे से, एक है महाद्वीप, एक है महासागर। ठीक है, महाद्वीप और महासागर के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो है 29.2%। ठीक है, और महासागर के क्षेत्रफल की बात करें तो ये है 70.8%। ठीक है, इसके बाद बात करें तो यहां से जो बाष्पन है वो होता है 16% और यहां पे जो बाष्पन है वो होता है 84%। वर्षा की बात करें तो यहां पे जो वर्षा है वो होती है 23% और यहां पे बारिश की बात करें तो यहां बारिश है 77%। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे यहां से वाष्पन मतलब महाद्वीपों से जो वाष्पन होता है वो तो केवल 16% है, लेकिन यहाँ बारिश की जो मात्रा है वो 23% है। तो ऐसे कैसे हो रहा है? ठीक है, और यहाँ पे जो वाष्पन है अधिक है लेकिन वर्षा की मात्रा कम है। अगर ऐसा ही लगातार चलता रहता तो महासागरों का जल जो है खत्म हो जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण है, यह ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे बारिश ज्यादा होने का कारण है कि वायु के द्वारा, ठीक है, वायु के द्वारा जो यहाँ की वायु है वो इधर चली जाती है। ठीक है, जो वाष्पन है इसका वो इधर चला जाता है। ठीक है, और यहां पे आप देखोगे कि यहाँ पे +7% अधिक है और यहाँ पे -7% की कमी हो रही है। ठीक है, लेकिन जो महाद्वीप पे 7% अधिक आया है वो नदी और नालों के द्वारा क्या होता है, फिर से जो है महासागर में वो जल चला जाता है और ये जो है हमारा चक्र जो है निरंतर बना रहता है। ये जल जो है पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जो हमारे उत्पादक हैं वो इस जल की सहायता से ही पोषक तत्वों को जो है ग्रहण करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में भी जल का अपना ही एक महत्व है, जिस दौरान जो हमारे उत्पादक है वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन के निर्माण में भी जल का महत्व है, इसलिए जल ही क्या है, हमारा जीवन है। ठीक है, इसके बाद जो है हम बात करेंगे, जो हमारा अगला है वो है एयर।
अगली है हमारी वायु। तो वायु के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो वायुमंडल है उसमें कई सारी गैसेज हैं, जैसे नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, रेडॉन और अन्य गैसें। ठीक है, कई सारी गैसें जो हैं वायुमंडल में मौजूद है। इसका जो सोर्स है, रेडॉन का जो सोर्स है वो है हमारी भूपर्पटी, वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। इसका जो मेन सोर्स है वो है हमारी भूपर्पटी। इसीलिए जब एटमॉस्फेयर में रेडॉन की मात्रा बढ़ने लगती है तो इससे जो है हमें भूकंप का पता चलता है। ठीक है, तो भूकंप को जानने में भूकंप के सूचक के रूप में कौन सी गैस होती है, तो उसका आंसर है हमारा रेडॉन। उसके बाद आपको पता है वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो लगभग 78% है। तो इतनी नाइट्रोजन का क्या काम है, मैंने आपको बताया था कि ये जो है वायुमंडल को तनुकृत करने में मदद करती है। ठीक है, इसी के कारण जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा दूर दूर रहते हैं और आग लगने जैसी घटनाएं जो हैं कम होती हैं। जो ऑक्सीजन है इसका हमने महत्व देखा था कि ये दहन और श्वसन में सहायक है। उसके बाद CO2 को हमने बताया था कि ये जो है 0.03% है, ये लगभग 20% के आसपास है, 20.2%। ठीक है, तो इसका हमने महत्व देखा था कि जो CO2 है इसको हम ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का कंबल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्गन जो है ये जो है अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। ठीक है, और इन्हीं गैसों की मदद से हमने कई सारी घटनाएं देखी थी, जिसमें हमने ओजोन क्षरण, दूसरा वैश्विक तापन, तीसरा जलवायु परिवर्तन, ठीक है, फोर्थ मौसम परिवर्तन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसके साथ ही ग्लोबल वार्मिंग, सेवंथ अम्ल वर्षा। ये सारी घटनाएं जो है हमने पहले वाली वीडियो में देख ली थी जब हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसको जो है आप याद रखना कि जो एयर है उसमें जो है किसका क्या काम है और इसकी मात्रा जो है एक बार थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, और किस प्रकार से इन वायु से ये सभी घटनाएं जो हैं कार्य करती हैं और ये किस प्रकार से मानव पे या जीव जाति पे, ठीक है, सजीवों पर किस प्रकार से इनका असर होता है, इनका इन्वायरमेंट